Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series। तो आज की क्लास हमारी जो रहेगी वो अगेन एक एमसीक्यू सेशन रहेगा, जो टारगेट रहेगा अपकमिंग एग्जाम यूपी यूएमएस और नोट सेट को लेकर। ठीक है, इन दोनों एग्जाम्स के जो सिमिलर एमसीक्यूज हैं वो अपन क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और थोड़ा पैटर्न भी अपना नोट सेट का रहेगा, लाइक जैसे सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज मैंने इंक्लूड किया है आज की क्लास में। ठीक है, अच्छे एमसीक्यू हैं, रिपीटेड एमसीक्यू हैं और इन टॉपिक में से एमसीक्यूज भी बनते हैं अपने। तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। A child was brought to the emergency department with complaints of nausea, vomiting and fruity scant breath। ठीक है, चाइल्ड जो है वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है और चाइल्ड को कंप्लेंट क्या है, नोजिया वोमिटिंग है, फ्रूटी ब्रीथ इसकी क्या है, आपको स्मेल में उसको फ्रूटी ब्रीथ देखने को मिली है। द रेजिडेंट ऑन ड्यूटी डायग्नोस्ड द चाइल्ड विथ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। जो ऑन ड्यूटी जो डॉक्टर था उसने क्या डायग्नोस किया है कि जो बच्चा है वो बच्चे को क्या हो गया है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की उसको कंप्लेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स एक्सपेक्ट टू एडमिनिस्टर। अब नर्स है वो क्या एक्सपेक्ट करेगी कि अभी उसको क्या एडमिनिस्टर करना चाहिए बच्चे को, रिंगल लैक्टेट, पोटेशियम क्लोराइड का आईवी इफ्यूजन, नॉर्मल सेलाइन आईवी इफ्यूजन या फिर डेक्सट्रोज 5% आईवी इफ्यूजन। ठीक है, आईवी इन्फ्यूजन किसका करेगी वो, आरएल का, पोटेशियम क्लोराइड का, नॉर्मल सेलाइन का या फिर डेक्सट्रोज 5% का। काफ़ी अच्छा एमसीक्यू है। तो देखिए, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के बारे में आपसे पूछा है और उसके लिए आप क्या फूड थेरेपी प्रोवाइड करोगे बच्चे को, ये भी पूछा गया है। तो देखो, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस तब होगा जब अपनी बॉडी में क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा। इसी के साथ में क्या होगा, एक्सेसिवली अपनी बॉडी में क्या हो रहा है, इंसुलिन की मात्रा में कमी आ रही है, डिक्रीज हो रहा है। तो अब एक तरफ तो अपनी बॉडी में क्या हो रहा है, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो रहा है, मगर इस ग्लूकोज को जो है वो सेल के अंदर ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, इंसुलिन की कमी है। ठीक है, तो सेल को जो एनर्जी है वो नहीं मिलेगी हमें। अब देखिए, सेल एनर्जी किससे बना रही थी, पहले ग्लूकोज से बना रही थी क्योंकि इंसुलिन था। अभी जैसे बाहर से इंसुलिन हमने नहीं दिया है तो अपनी बॉडी में तो वैसे भी नहीं बन रहा, बाहर से भी एल्टर हो गया या फिर अपन दे नहीं पाए बच्चे को टाइमली, तो वहाँ पे भी क्या हो गया, इंसुलिन की कमी हो गई। तो इस केस में सेल में कोई प्रकार का ग्लूकोज आया नहीं, तो ब्लड में क्या हो गया, हाइपरग्लाइसीमिया हो गया। सेकंड, सेल को चाहिए क्या, एनर्जी चाहिए वर्क करने को। तो अब सेल क्या करेगी, सेल के पास में जो फैट है, ठीक है, अब इस फैट का ब्रेकडाउन करना शुरू कर देगी और फैट के ब्रेकडाउन से आप सभी ने पढ़ा है क्या बनता है, कीटोन बॉडीज। ठीक है, फैट के ब्रेकडाउन से आप सभी ने पढ़ा है क्या बनता है, कीटोन बॉडीज। तो यही कीटोन बॉडीज ब्लड के अंदर बढ़ जाती है। एक प्रकार की एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। ठीक है, इसको जो है इमीडिएटली ट्रीट करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि नहीं तो फिर ये जाके ब्रेन को भी अफेक्ट कर सकती है बच्चे के। इसलिए डायबिटिक कीटोसिस यहाँ पे क्या अर्ली ट्रीटमेंट करना है, कीटोएसिडोसिस। ठीक है, तो कीटोन बॉडी जो है वो एसिडिक नेचर की होती है, ये आप सभी ने पढ़ा है। तो इसलिए इसे हम क्या कहा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ठीक है, डायबिटीज वाली कंडीशन के अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है मोस्टली टाइप 1 के अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या है, हाई लेवल ऑफ ब्लड के अंदर एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाना। एसिड कौन सा, कीटोन बॉडीज का बन जाना। ठीक है, ड्यू टू हमारी बॉडी में क्या नहीं हो रहा, इंसुलिन नहीं बन पा रहा सही से। अब हमें क्या करना है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर क्या है, हाई लेवल के अंदर क्या हो गया, यहाँ पे ग्लूकोज वगैरह है, तो इसका हमें क्या करना है, रीस्टोरेशन। इसका क्या करना है, रीस्टोरेशन करना है। इसलिए फ्लूइड ऑफ चॉइस यहाँ पे क्या रहेगा, फ्लूइड ऑफ चॉइस हमारा यहाँ पे रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्मल सेलाइन। ठीक है, यहाँ पे प्रायोरिटी ऑफ फूड क्या रहेगा, प्रायोरिटी ऑफ फ्लूइड क्या रहेगा, नॉर्मल सेलाइन का आईवी इफ्यूजन अपन अर्ली स्टार्ट कर देंगे। बर्न के अंदर क्या होता है, आरएल होता है, ये ध्यान में रखना। और जो आरएल है और डेक्सट्रोज है ये तब यूज करेंगे जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है वो डिक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लूकोज का लेवल तो बढ़ रहा है, ठीक है, डिक्रीज नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा प्रायोरिटी। और पोटेशियम का यहाँ पे कोई रोल नहीं है अभी इस टाइम पीरियड के अंदर, क्योंकि
पहले कीटो एसिडोसिस जो एसिडिक वो है उसको हमें ट्रीट करना है, ठीक है। जो एसिडिक मीडियम बन रहा है बच्चे में उसको ट्रीट करना है, तो वो किससे करेंगे अपन, नॉर्मल सलाइन के आईवी इफ्यूजन के साथ में, ठीक है। ध्यान में रखना, एमसीक्यू अच्छा है, बार बार पूछा भी जाता है, ओके। अब देखिए साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के। तो यहाँ पे आपको क्या क्या साइन देखने को मिलेगा, देखिए सबसे पहले तो ब्रीथ का तो देखो आपको ऑप्शंस के अंदर ही बताया गया है कि ब्रीथ जो है वो कैसी हो जाएगी, एसीटोनिक, ठीक है। एसीटोन ब्रीथ आने लग जाएगी बच्चे के अंदर, ठीक है। फ्रूटी स्मेल, इसके बाद में देखिए जो गैस्ट्रिक के अंदर क्या होने लगेगा, नोजिया, वोमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन, पोलीयूरिया, इसके बाद में ग्लाइकोसूरिया, इसके बाद में कीटोनूरिया। इसके बाद में देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक ब्रीथिंग पैटर्न यहाँ पे शुरू हो जाएगा, उसे हम बोलेंगे कुसुमल ब्रीथिंग। इंपॉर्टेंट है, कुसुमल ब्रीथिंग किसमें देखने को मिलती है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाली कंडीशन के अंदर। और यहाँ पे जो वो क्या होता है, हाइपर वेंटिलेशन करता है पेशेंट, ठीक है। डेप्थ भी बढ़ेगी और वेंटिलेशन भी क्या है, ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे करने लग जाएगा। और देखिए और क्या साइन सिम्टम मिलेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो यहाँ पे अगर इसने सीएनएस को अफेक्ट कर दिया तो क्या देखने को मिलेगा, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, ज़्यादा उसको भूख लगेगी, ज़्यादा प्यास लगेगी, लेथार्जिक हो जाएगा, एंड अमोनिया का लेवल अगर ब्रेन में बढ़ जाएगा तो स्टूपर वाली कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। और सारे किसके अंदर देखने को मिलते हैं, डायबिटिक मेटाबॉलिक टाइप 1। इसके अंदर अपनी बॉडी में इंसुलिन बनता नहीं है, बाहर से हमें लेना पड़ता है एक्सोजिनस इंसुलिन, यहाँ पे जो है वो लेना पड़ता है। तो ये हो गया अपना डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का, थोड़ा बहुत अपन ने यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी समझ ली इसकी, भाई किस प्रकार से जो है वो कीटोन बॉडीज अपनी बॉडी में जनरेट होती है, ठीक है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा था, नर्स एक्सेप्ट नहीं था, एक्सपेक्ट था, ओके। आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, ए चाइल्ड इज सीन इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट फॉर स्कारलेट फीवर, ठीक है। एक बच्चा है उसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट लाया गया है कि उसको क्या है, स्कारलेट फीवर की उसको रिस्क है, मतलब कंडीशन वहाँ पे अराइज हो चुकी है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ स्कारलेट फीवर इज नॉट करेक्ट, ठीक है। स्कारलेट फीवर के बाद में कौन सा ऐसा डिस्क्रिप्शन है, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन क्या है हमारे पास में, टेकिया अकर ऑन द सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट के ऊपर क्या देखने को मिला है आपको, टेकिया। स्कारलेट फीवर इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विथ ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, कि भाई ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के यहाँ पे इन्फेक्शन की वजह से क्या देखने को मिला है, स्कारलेट फीवर। द फेरिंग्स इज रेड एंड स्वेलोवन, जो फेरिंग्स है वो कैसे देखने को मिल रहे हैं, रेड देखने को मिल रहे हैं, स्वेलोवन देखने को मिल रहे हैं। या फिर स्ट्रॉबेरी टंग इज द कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ द स्कारलेट फीवर। क्या होगा अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर, यहाँ पे देखो क्या पूछा है, नॉट करेक्ट, ठीक है। कि भाई जो स्कारलेट फीवर के लिए सही नहीं है ऐसा कौन सा डिस्क्रिप्शन है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहने वाला है वो रहेगा क्या, हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो पटेकियाज वगैरह होते हैं सॉफ्ट पैलेट के ऊपर, ये कौन से प्रॉब्लम के अंदर देखने को मिलता है, ये जो सारी प्रॉब्लम होती है वो कहाँ देखने को मिलती है, रूबेला इन्फेक्शन के अंदर, ठीक है। रूबेला इन्फेक्शन का ये ऑप्शन हमारे पास में है, तो इसके लिए क्या है, नोट करेक्ट है। बाकी देखिए स्कारलेट फीवर इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, बिल्कुल सही है कि जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है। बीटा हीमोलैक्टिक स्ट्रेप्टोकोकाई भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। या फिर ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया यहाँ पे क्या रहता है, इन्फेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और ये हमारे बॉडी के सिक्रेशंस के अंदर रहता है, लाइक जैसे नोज, ईयर, स्किन वगैरह, स्किन के अंदर लाइक इन्फेक्शन जैसे ब्लिस्टर वगैरह इन्फेक्शन वगैरह हो गया है
तो वहाँ पे भी ये स्किन के जो सिक्रेशंस वगैरह निकलते हैं वहाँ पे भी ये क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, ठीक है। फेरिंग्स जो रेड एंड सेलोवेन होता है, ये एकदम करेक्ट बात है। और स्ट्रॉबेरी टंग इज ए करेक्टरिस्टिक साइन, जी हाँ बिल्कुल, स्ट्रॉबेरी साइन आपने सभी ने बहुत फेमस एमसीक्यू बनता है कि स्ट्रॉबेरी टंग इज सीन इन, वो आपका आंसर क्या रहता है, स्कारलेट फीवर, ठीक है। बट प्राइमरली क्या रहती है, वाइटिश स्ट्रॉबेरी टंग रहती है, जो आफ्टर फर्स्ट स्टार्टिंग 1 to 2 डेज के अंदर क्या रहती है, जहाँ पे टंग के ऊपर हमारे वाइट वाइट थोड़े स्पॉट्स रहते हैं, बाकी पूरी टंग रेड रहती है, तो वाइटिश स्ट्रॉबेरी टंग रहती है। आफ्टर 3 to 4 डेज जो है वो वाइटिश मेम्ब्रेन जो है, वो वाइटिश जो स्पॉट है वो कैसे स्लग ऑफ हो जाते हैं। स्लग ऑफ होने के बाद में स्ट्रॉबेरी टंग जो कैसी रहती है, एकदम ब्राइट। इसलिए हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉबेरी टंग इज द कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ स्कारलेट फीवर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन क्या होता है और ये किसका साइन है, तो कौन सी कंडीशन में हमें दिखाई देता है साइन, आर्टेरियल ऑक्लूसिव डिजीज में, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में, नर्व इंजरी में, या फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी में, कौन सी कंडीशन में इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन हमें दिखाई देता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा अपना, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन रहेगा हमारा करेक्ट वो है आर्टेरियल ऑक्लूसिव डिजीज, ठीक है। आर्टेरियल ऑक्लूसिव डिजीज के अंदर क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है किसमें, आर्टरीज में, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होता है, ड्यू टू नैरोविंग ऑफ आर्टरीज, इट लीड डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू मसल्स एंड टिश्यू। अब जब मसल्स एंड टिश्यू में ब्लड सप्लाई डिक्रीज रहेगी तो क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, क्रैम्पिंग पेन इन लेग्स व्हेन एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बोल दो या फिर वर्क के टाइम पे क्या होगा, पेशेंट को क्रैम्पिंग पेन फील होगा, कहाँ पे, लेग्स में। इसे ही हम क्या बोलते हैं, इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन, ठीक है। तो इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन का क्या मतलब होता है, ड्यू टू आर्टेरियल ओक्लूजन। यहाँ पे हमें क्या जब हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर हमें वर्क करते हैं तो हमें क्या होता है, क्रैम्पिंग पेन फील होता है, किसमें, लेग्स के अंदर। तो ये क्या होता है, इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन। और क्या क्या होता है इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन में, एक तो देखिए पेन होता है, इसके साथ में इचिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट पेन जो होता है वो कैसा होता है, बर्निंग पेन, ठीक है, बर्निंग पेन इन लेग्स। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं, इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन के। इसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या है, नर्व इंजरी, कोई प्रकार की नर्व इंजरी होने के बाद में वहां के जो पैरालिसिस वगैरह हो जाता है, या फिर नर्व इंजरी की वजह से पेन होता है नर्व में कंप्रेशन की वजह से। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी में भी क्या प्रॉपर तरीके से वो ब्लड सर्कुलेशन वगैरह नहीं होना, उसकी वजह से वहां पे नर्व जो वेसल्स वगैरह वो भी वहां पे डिस्टर्ब हो जाना पेरिफेरल एरिया में। ये किसमें होता है मोस्ट कॉमन, डायबिटिक मेलिटस वाले पेशेंट में, जिसमें आपको पता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, रेटिनल न्यूरोपैथी होती है, ठीक है। तो ये कुछ इनमें देखने को मिलता है। इसके बाद में देखिए ऑप्शन क्या है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन क्या है, एमआई। तो एमआई का जब कभी अटैक आता है तो एमआई होता क्यों है, ये क्यों होता है, ड्यू टू डिक्रीज ब्लड फ्लो टू कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है। हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरीज होती है, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करवाती है, उसके अंदर अगर उसका ब्लड फ्लो अगर कम हो जाएगा, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, या फिर जो नेरोविंग ऑफ द आर्टरीज वेन्स वगैरह, इनकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, वहां पे पेन होता है कार्डियक मसल्स के अंदर। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, इसे हम क्या बोलते हैं, एमआई अटैक, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, आर्टेरियल ऑक्लूसिव डिजीज। आर्टेरियल ऑक्लूसिव डिजीज के अंदर हम पढ़ते हैं वो रेनाउड डिजीज पढ़ते हैं, इसके अंदर अपन बर्जर डिजीज पढ़ते हैं इसके अंदर अपन, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, इन ए पेशेंट हु इज टेकिंग हाई डोज ऑफ एसिटामिनोफेन। इन ए पेशेंट, एक पेशेंट है वो क्या कर रहा है, हाई डोज ले रहा है कब, किसकी, एसिटामिनोफेन की, ओवर ए प्रोलॉन्ग पीरियड, प्रोलॉन्ग पीरियड से वो हाई डोज ले रहा है। द पैरामीटर टू बी मॉनिटर रेगुलरली इज।
तो जब हम एसिटामिनोफेन लेते हैं कोई पेशेंट को, तो इसके लिए हमें क्या पैरामीटर मॉनिटर करना चाहिए, कौन सा पैरामीटर जो है उसको हम क्या करेंगे, मॉनिटर करते हैं। ऑप्शन ए क्या है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, बी जीआई इरिटेशन, सी लीवर फंक्शन, डी किडनी फंक्शन। जब कभी हम एसिटामिनोफेन लेते हैं या फिर प्रोलॉन्ग यूज करते हैं तो उसके लिए हमें क्या रेगुलरली मॉनिटर कराना चाहिए। तो देखिए एसिटामिनोफेन क्या काम करता है, ये एक एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक नेचर का होता है ये ड्रग, ठीक है। तो ये क्या करता है, हिपेटोटॉक्सिसिटी ये कॉज करवाता है, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना है, लीवर फंक्शंस को हमें क्या करना है, कंटिन्यूअसली हमें मॉनिटर करके रखना होता है, ताकि लीवर अगर डैमेज हो रहा होता है तो हमें जो पेशेंट को सजेस्ट करना है कि भाई आप जो आपका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो बदला जाएगा, चेंज किया जाएगा, क्योंकि इसका ये साइड इफेक्ट आता है। दूसरा प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या होता है, देखिए प्रोथ्रोम्बिन टाइम से भी एमसीक्यू बना हुआ है और बनता भी है। तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं अपन, हाउ लॉन्ग इट टेक टू ब्लड टू क्लॉट, ठीक है। कहीं भी इंजरी होती है, इंजरी होने के बाद में ब्लड के क्लॉट होने में कितना टाइम लगता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, हाउ लॉन्ग इट टेक टू ब्लड टू क्लॉट। इसका नॉर्मल ड्यूरेशन कई बार पूछा जाता है, तो देखिए नॉर्मल ड्यूरेशन इसका कितना होता है, 9.5 टू 13.5, ठीक है, सेकेंड्स, ये सेकेंड्स में होता है, ये ध्यान में रखना है, एमसीक्यू पूछा हुआ है, ठीक है। और पीटीआईएनआर हम किसके अंदर देखते हैं, वारफेरिन जब थेरेपी चला रहे होते हैं उसके अंदर अपन पीटीआईएनआर देखते हैं, एंड जो हिपेरिन ड्रग चलाते हैं उसके अंदर अपन क्या देखते हैं, एपीटीटी, ठीक है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम उसमें देखते हैं, और वारफेरिन में पीटीआईएनआर का अपन टाइम ड्यूरेशन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, न्यूबॉर्न मेच्योरिटी रेटिंग स्केल इज डन यूजिंग, ठीक है। हमें क्या असेस करना है, न्यूबॉर्न की कितनी मेच्योरिटी है उसको रेटिंग देनी है हमें, तो वो हम किसकी मदद से देते हैं, अपगार स्कोर, बेलार्ड स्कोर, चैंडलर स्कोर, या फिर ओलेंडर स्कोर। इसकी मदद से अपन न्यूबॉर्न मेच्योरिटी रेटिंग स्केल हम काम में लेते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो रहता है वो रहेगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, बेलार्ड स्कोर, ठीक है। बेलार्ड स्कोर से हम क्या करते हैं, न्यूबॉर्न की मेच्योरिटी को हम असेस करते हैं। साथ साथ में अपन क्या असेस कर सकते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, असेस गेस्टेशनल मैच्योरिटी ऑफ न्यूबॉर्न, ठीक है। आपको यहाँ पे मैच्योरिटी की जगह यहाँ पे पूरा नाम दे सकता है कि गेस्टेशनल मैच्योरिटी उसका असेस करना है। फिर गेस्टेशनल मैच्योरिटी को असेस करने के लिए कौन सी स्केल या कौन सा स्कोर को हम काम में लेते हैं, तो बेलार्ड स्कोर। इसके बाद में देखिए फर्स्ट में क्या है, अपगार स्कोर। तो अपगार स्कोर से कई बार बहुत बार एमसीक्यू बनता है अपगार स्कोर से। तो सबसे पहले कब आया था, 1952 में आया था, किसके द्वारा आया था, वर्जीनिया अपगार से, ठीक है। वर्जीनिया अपगार ने इसको क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था। तो इसके अंदर कितने पैरामीटर होते हैं, 5 पैरामीटर इसके अंदर देखने को मिलता है। सबसे पहले ए से आपको क्या देखने को मिलता है, अपीयरेंस। अपीयरेंस में हम क्या देखते हैं, स्किन का कलर। इसके बाद में पी से आप क्या देखोगे, पल्स। पल्स में क्या सेंस करते हैं, हार्ट रेट। इसके बाद में जी से क्या देखते हैं, ग्रीमेस। ग्रीमेस का क्या मतलब होता है, न्यूबॉर्न के किस प्रकार के रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीमेस। अगेन ए से आप क्या देखोगे, एक्टिविटी। एक्टिविटी में अपन क्या देखते हैं, मसल टोन। इसके बाद में आर से क्या होगा, रेस्पिरेशन। पैटर्न बोल दो या फिर एफर्ट बोल दो, ठीक है। एफर्ट का लिखा यहाँ पे, कभी भी यहाँ पे रेस्पिरेशन रेट नहीं होता है, ये आप ध्यान में रखिए, क्वेश्चन इसी से बनता है। वो आपको ऑप्शन में दे देगा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में रेस्पिरेटरी रेट लिखा रहता है, बट वहाँ पे रेस्पिरेटरी एफर्ट को असेस करते हैं, ना कि रेस्पिरेटरी रेट को असेस करते हैं अपन। ओके, तो ये कुछ 5 पैरामीटर होते हैं। अब देखिए इन 5 पर स्कोर कितना होता है, 0 से 10 का इसके अंदर स्कोर लेते हैं। तो अब
इसको हम सबसे पहला एमसीक्यू क्या बनता है आपका स्कोर से, इसको चेक कब करना चाहिए, चेक एट 1 मिनट एंड 5 मिनट आफ्टर बर्थ। ठीक है, एमसीक्यू है, बना हुआ एमसीक्यू है, आपका स्कोर को कब असेस करना चाहिए, फर्स्ट 1 मिनट एंड लास्ट 5 मिनट आफ्टर बर्थ। अगर 5 मिनट में भी नॉर्मल नहीं आता है तो आफ्टर 10 मिनट अपन जो है वो और अपगार स्कोर को असेस करते हैं। इसके बाद में देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी इन अपगार स्कोर, ये एमसीक्यू बना हुआ है, फर्स्ट प्रायोरिटी इन अपगार स्कोर। अपगार स्कोर के अंदर हम इतने सारे पैरामीटर्स में से अपन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अपन किसको देते हैं, तो ये अपन देते हैं किसको, हार्ट रेट को। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं, हार्ट रेट को। अगर ये हार्ट रेट में नहीं मिलती है तो हमें क्या करना है, इमीडिएट रिससिटेशन हमें प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। इसके बाद में देखिए अपगार स्कोर, स्कोर के बारे में अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहला अगर स्कोर आता है 8 to 10, इसका मतलब क्या है, नो और माइल्ड डिस्ट्रेस। यहाँ पे नो किसी प्रकार, अगर 10 आ जाए तो किसी प्रकार डिप्रेस नहीं है, 8 आया तो यहाँ पे माइल्ड डिस्ट्रेस है बच्चे को, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, नॉर्मल डेली रूटीन केयर प्रोवाइड करनी है। अब अगर स्कोर आप देखने को मिले 4 to 7, तो 4 to 7 कैसा है, मॉडरेट। तो मॉडरेट के अंदर हमें क्या करना चाहिए, सक्शन करना है और बच्चे को O2 प्रोवाइड करना है और रूटीन डेली केयर। अब अगर 0 से 3 आ जाए तो यहाँ पे क्या करना है, रिससिटेशन की जो है स्टेप्स है वो हमें फॉलो करनी होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सीवियर डिस्ट्रेस आ रहा है बच्चे में, तो यहाँ पे क्या करना है, रिससिटेशन। तो इस प्रकार से कुछ अपगार स्कोर को हमें सोल्व करते हुए चलना है। और देखिए ये यहाँ पे स्कोर देना हमें आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे स्कोरिंग कैसे होती है, 0, 1 एंड 2। ठीक है, 0 में कुछ क्राइटेरिया आएंगे, 1 में कुछ क्राइटेरिया आएंगे, 2 में कुछ क्राइटेरिया आएंगे। एग्जामिनर ने एम्स में एक बार एमसीक्यू पूछा था कि इन अपीयरेंस को यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे अपीयरेंस कैसी हो रही है, एकदम ब्लूइश डिस्कलरेशन हो गया, एक्रोसाइनोसिस हो गया, साइनोसिस हो गया, तो इस प्रकार की अप्रिशिएशन दी। इसके बाद में यहाँ पे हार्ट रेट दे दी, किसी की लेस देन 100 दे दी, किसी की मोर देन 100 दे दी, और यहाँ पे मसल टोन दे दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने कुछ पांचों पैरामीटर को फिल किया। सबसे पहले फिल करने के बाद में इन्होंने पूछ लिया कि इसका अपगार स्कोर निकालो, लाइक इसका स्कोर 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। ठीक है, इस प्रकार से अपगार स्कोर निकालना भी आपको आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट तो आप इसकी एक बार वो चार्टिंग देख लेना क्या होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट एमसीक्यू, अच्छा इसके अंदर देखिए ऑप्शन ए हो गया, बी हो गया हमारा। अब क्या है, चैंडरलैंड स्कोर, चैंडलर स्कोर। तो चैंडलर स्कोर क्या होता है, चैंडलर स्कोर क्या होता है, ये क्या, इसके अंदर क्या करते हैं अपन, इंट्रा ऑर्बिटल सेलुलाइटिस को असेस करने के लिए कौन सा स्कोर देते हैं अपन, चैंडलर स्कोर। ठीक है, इंट्रा ऑर्बिटल सेलुलाइटिस को असेस करने के लिए क्या करते हैं, चैंडलर स्कोर, और या फिर इंट्रा ऑर्बिटल सेलुलाइटिस को असेस करने और इसको डिवाइड करने के लिए। ठीक है, असेस करने और इसको डिवाइड करने के लिए जो अपन स्कोर यूज में लेते हैं वो क्या है, चैंडलर स्कोर। एंड ओलेंडर स्कोर जो है मेनली अपन एग्रीकल्चर के अंदर हम इसको काम में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू, द ग्रुप एट द इंक्रीज रिस्क ऑफ herpes जोस्टर। herpes जोस्टर वायरस की कौन सा ग्रुप है, वो क्या है, रिस्क उसकी इंक्रीज है, मतलब नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन से ग्रुप को herpes जोस्टर वायरस होने की रिस्क इंक्रीज है। इन्फेंट विथ कंजेनाइटल इन्फेक्शन, एक इन्फेंट है और उसको क्या है, कंजेनाइटल इन्फेक्शन वगैरह हो रखा है, उसको रिस्क ज्यादा है। या फिर पर्सन एट एडवांस स्टेज वाले पर्सन को, या फिर पेशेंट विथ एटोपिक डर्मेटाइटिस, या फिर प्रेग्नेंट वुमेन, इसको यहाँ पे रिस्क है वो ज्यादा है। तो क्या रहेगा अपना इसमें करेक्ट आंसर, तो देखिए herpes जोस्टर क्या होता है, herpes जोस्टर को अपन ऑल्सो नोन एज सिगल्स। ठीक है, herpes जोस्टर को अपन क्या बोलते हैं, सिगल्स भी अपन इसको कहते हैं। ठीक है, अब इसका क्या कॉजेटिव एजेंट के बारे में एमसीक्यू बनता है। सबसे पहला एमसीक्यू क्या है, सिगल्स किसको कहते हैं, herpes जोस्टर को। पॉजिटिव एजेंट, पॉजिटिव एजेंट क्या है, वेरिसेला जोस्टर। ठीक है, वेरिसेला जोस्टर क्या है, पॉजिटिव एजेंट। इसके बाद में देखिए
नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बनता है हर्पीज जोस्टर से। हर्पीज जोस्टर क्या करता है, इट इज ए इन्फेक्शन ऑफ नर्व सेल नियर टू द स्किन। ठीक है, हर्पीज जोस्टर में क्या होता है, स्किन के अंदर जो नर्व सेल्स होती है उनके अंदर यहाँ पे मोस्ट कॉमनली यहाँ पे इन्फेक्शन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट होता है उसके अंदर क्या होता है, पेनफुल लीजन्स ऑन स्किन। स्किन के अंदर उसको क्या होता है, पेनफुल लीजन्स वहां पे बन जाते हैं जो कि काफी सीवियर पेनफुल होते हैं। ठीक है, हर्पीज जोस्टर के अंदर, ठीक है, रेशेस वगैरह बन जाते हैं। ओके, तो हर्पीज जोस्टर किन पेशेंट में होता है, जिन पेशेंट के अंदर एडवांस स्टेज के अंदर यहाँ पे मोस्ट कॉमन रिस्क होती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इस पर्सन की क्या होती है, डिक्रीज इम्यूनिटी। ठीक है, यहाँ पे इस एज की वजह से इस पर्सन क्या है, इम्यूनिटी डिक्रीज रहेगी आगे के टाइम तक, इसलिए इस पेशेंट को क्या है कि हर्पीज जोस्टर का इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा रहता है। अब देखिए हर्पीज जोस्टर जो है वो वेरिसेला जोस्टर से डेवलप होता है। तो देखिए वेरिसेला से कौन सा जो है वो डिजीज कंडीशन देखने को मिलती है, यहीं पे याद हो जाएगा आपको, चिकन पॉक्स। ठीक है, वेरिसेला से किसका हो जाएगा, चिकन पॉक्स, और वेरिसेला जोस्टर से क्या हो जाएगा यहाँ पे, हर्पीज जोस्टर। ठीक है, तो ये दोनों एक ही कैटेगरी के वायरसेस है, तो आपको ध्यान में रखना ये क्या है, वायरस है, बैक्टीरिया नहीं है। तो आप कोई भी ऑप्शन में बैक्टीरिया अगर आए पूछे आपसे किस प्रकार का है, तो बैक्टीरिया नहीं करके आएंगे। अब देखिए इसके अंदर अपन ड्रग अपन क्या देंगे, वायरल है तो अपन क्या देंगे, एंटीवायरल ड्रग देंगे, तो कौन सी दे देंगे, एसाइक्लोविर दे देंगे इसको अपन। एसाइक्लोविर के बाद में फेमिसाइक्लोविर भी अपन दे सकते हैं। ठीक है, जिसके पीछे VIR लगे, तो ये अपन याद रखने के लिए अपन बता रहे हैं, जिसके पीछे VIR आता है तो वो क्या है, एक प्रकार की एंटीवायरल ड्रग है। अब इससे देखिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। कॉम्प्लिकेशन से एक बार MCQ बना था हर्पीज जोस्टर की कॉम्प्लिकेशन से, जो MCQ आपसे ESIC के अंदर पूछा गया था इसका कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, देखिए पोस्ट हर्पिटिक न्यूरेल्जिया, सबसे पहले पोस्ट हर्पिटिक न्यूरेल्जिया यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद में ऑप्थेल्मिक न्यूरेल्जिया भी देखने को मिलता है, ऑप्थेल्मिक न्यूरेल्जिया, फिर ऑप्थेल्मिक सिंगल्स न्यूरेल्जिया। ठीक है, इसके बाद में क्या देखने को मिलता है, एनसेफेलाइटिस। तो उसके अंदर ये ऑप्शन था, करेक्ट माना था, ऑप्थेल्मिक सिंगल्स जो न्यूरेल्जिया है वो हर्पीज जोस्टर की यहाँ पे जो हर्पीज जोस्टर की कॉम्प्लिकेशंस के अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद में इन्फेक्शन मीन कंजेनाइटल इन्फेक्शन। कंजेनाइटल इन्फेक्शन के अंदर उसका इन्फेंट के अंदर वहां पे भी रिस्क कम रहती है, क्योंकि वहां पे अपन क्या एंटीबायोटिक वगैरह दे रहे होते हैं पेशेंट को, तो इम्यूनिटी यहाँ पे मेंटेन रहती है। ठीक है, इसके बाद में पेशेंट विद एक्टोपिक डर्मेटाइटिस। एक्टोपिक डर्मेटाइटिस में क्या, डर्मेटाइटिस मीन स्किन का इन्फ्लेमेशन होना, तो ये क्या है, बच्चों में होता है। ठीक है, तो ये एक अलग कंडीशन है, हर्पीज जोस्टर की कंडीशन में ये नहीं होता है। प्रेग्नेंट वुमेन को भी रिस्क नहीं होती है, क्योंकि इसकी इम्यूनिटी का कोई टेंशन नहीं रहता है। ठीक है, जितना एडवांस स्टेज की इम्यूनिटी डिप्रेस होती है। नेक्स्ट MCQ, द क्रेनियल नर्व अफेक्ट इन बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी के अंदर जो है वो कौन सी क्रेनियल नर्व जो क्या है अफेक्ट होती है। इजी क्वेश्चन है, पहले भी मैंने पढ़ा रखा है, जरा डिस्कशन नहीं करेंगे। तो देखिए क्रेनियल नर्व नंबर 9, 5, 3 या फिर 7। तो क्रेनियल नर्व नंबर कौन सी से जो है वो बेल्स पाल्सी होता है। बेल्स पाल्सी को हम क्या कहते हैं, फेशियल पाल्सी या फिर पैरालिसिस। अगर ट्रीट नहीं होता है तो वहां पे क्या पैरालिसिस की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। और फेशियल पाल्सी कहाँ होती है, अफेक्ट वन साइड ऑफ फेस में ये अफेक्ट होती है। और क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर, सबसे पहले तो ड्रूलिंग देखने को मिलता है पेशेंट में, पेन नियर ईयर, ईयर के पास में पेन देखने को मिलता है, साथ में ड्रूलिंग देखने को मिलता है। टोसिस की कंडीशन हो जाएगी, मतलब आई ओपनिंग में क्या रहेगी, प्रॉब्लम रहेगी पेशेंट को। और इसके बाद में क्या रहेगा, लॉस ऑफ एबिलिटी टू स्पीच, एंड लॉस ऑफ टेस्ट। ठीक है, तो ये सब कुछ चीजें हैं जो कि इसमें देखने को मिलती है बेल्स पाल्सी या फिर फेशियल पाल्सी के। अब क्वेश्चन अपने पास में क्या है, अफेक्ट कौन सी नर्व होती है इसके अंदर, तो क्रेनियल नर्व नंबर 7 जो है वो, ठीक है, वो क्या होती है इसके अंदर अफेक्ट होती है। अब क्या ऑप्शन में क्या दिया गया है, और ए ऑप्शन में क्या है, क्रेनियल नर्व नंबर 9
तो ये कौन सी नर्व होती है? ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। अब ये नर्व क्या करवाती है? ये अगर इसमें डैमेज होगा, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व में डैमेज होगा तो क्या होगा? टेस्ट का हमें पता नहीं लगेगा। ठीक है, टेस्ट का हमें पता नहीं लगेगा अगर ग्लोसोफेरिंजियल नर्व में डैमेज होता है तो। इसके बाद में क्या है, ऑप्शन नंबर 5 में क्या कौन सी आ जाएगी? ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व में क्या होता है? ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया। अगर ट्राइजेमिनल नर्व जो क्या है कंप्रेस हो जाएगी तो उसमें क्या देखने को मिलता है? ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया देखने को मिलता है। पेशेंट की जो है वो सीवियर पेन होता है यहाँ पे, वो पर पेशेंट जो बोल नहीं पाता सही से, ठीक है, खाना भी नहीं खा पाएगा सही से, तो ये सब कंडीशन देखने को मिलती है ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया के अंदर। और कार्बामाजेपाइन अपन इसके अंदर ड्रग देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर तो कौन सी है? ओक्यूलो मोटार नर्व। तो ये नर्व क्या करती है? आई ओपनिंग में हेल्प करवाती है, आईलिड को ओपनिंग, जो आंखों को ओपन करवाने में हेल्प करती है। इसके अंदर डैमेज होगा तो सही से जो है आई ओपनिंग नहीं हो पाएगी पेशेंट की। तो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्रेनियल नर्व नंबर 7। नेक्स्ट एमसीक्यू, द हार्मोन दैट इंक्रीजेज वाटर रिजॉर्प्शन। हार्मोन क्या काम कर रहा है? ऐसा हार्मोन जो क्या काम कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है क्या? वाटर रिजॉर्प्शन का। बाय कैसे इंक्रीज कर रहा है? ठीक है, एक तो यहाँ पे इंसर्टिंग वाटर चैनल, एक वाटर को वापस वाटर चैनल में इंसर्टिंग करने से, दूसरा एक्वापोरिन से। ठीक है, एक्वापोरिन क्या होता है अभी अपन देख लेंगे, बट क्वेश्चन क्या है, एक हार्मोन ऐसा है जो क्या कर रहा है? वाटर रिजॉर्प्शन को इंक्रीज कर रहा है वाटर इंसर्टिंग चैनल्स के द्वारा और एक्वापोरिन के द्वारा। ऑप्शन क्या है? एंजियोटेंसिन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एल्डोस्टेरोन, या फिर आर्टेरियल नेट्यूरेटिक पेप्टाइड 1। कौन सा हार्मोन है जो क्या है वाटर रिजॉर्प्शन को बढ़ाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। सारे के सारे एमसीक्यू जो है वो एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, कोई भी एमसीक्यू ऐसा नहीं है जो बिना एग्जाम्स के अंदर पूछा हुआ हम यहाँ पे सोल्व करवाते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? एडीएच भी कहते हैं इसको हम, और क्या कहते हैं? वेजोप्रेसिन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? वेजोप्रेसिन कहते हैं। ठीक है, ये वाटर का क्या करवाता है? रिजॉर्प्शन करवाता है, वाटर रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। कहां से करवाता है? ये एक बार एमसीक्यू पूछा गया है। कहां से करवाता है? कलेक्टिंग डक्ट और ट्यूबुल से। ठीक है, नेफ्रॉन के अंदर जो कलेक्टिंग डक्ट्स होती है, ट्यूबुल्स होती है, वहां से क्या करवाता है? ये वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है किडनी में। ठीक है, इसके बाद में ये कहां से बनता है? रेगुलेशन फॉर्मेशन फ्रॉम हाइपोथैलेमस एंड स्टोर एंड रिलीज बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है? ये स्टोर एंड रिलीज होता है। कौन सी साइड से? पोस्टीरियर साइड से। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? इसको स्टोर करती है और इसको रिलीज करती है। एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। तो ये दोनों एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के दूसरा नाम है। ठीक है, तो अब ये क्या करती है? ये तो हो गया हमारा क्या, वाटर रिजॉर्प्शन करवाती है। एक्वापोरिन क्या होता है? एक्वापोरिन क्या होता है? ये किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। ये क्या होता है? पाथवे फॉर आयन, पोटेशियम एंड सोडियम के लिए। ठीक है, यहाँ पे सोडियम के लिए जो पाथवे बनाते हैं एक्सक्रीशन, और इन जो पाथवे इन एंड आउट के लिए जो पाथवे बनाता है वो क्या बनाता है? एक्वापोरिन चैनल। ठीक है, तो ये किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। ये क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं इसके लिए सोडियम को बाहर निकलने से प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, ये पाथवे होता है जिसमें सोडियम पोटेशियम इन एंड आउट होता है, तो इसके अंदर ये सोडियम पोटेशियम को प्रिवेंट करते हैं बाहर जाने से। ये क्या करते हैं? स्टोर, ये भी स्टोरेशन के अंदर ही काम में आता है। ठीक है, बट मेनली किसके लिए काम करता है? ये सोडियम के लिए। क्यों? आपको पता है एडी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या करता है? सोडियम एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाने में हेल्प करता है। सोडियम कभी भी अकेला रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है, सोडियम के साथ में हमेशा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन भी होता है। ठीक है, तो सोडियम समझने के लिए, सोडियम समानुपाती किसके है? वाटर के। ठीक है, इसके बाद में देखिए एंजियोटेंसिन। ठीक है, एंजियोटेंसिन आपने पढ़ाई होगा। यह किस प्रकार का हार्मोन है? वेजो
वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हार्मोन है, ये क्या करवाता है, डिक्रीज ब्लड प्रेशर को यहाँ पे इंक्रीज करवा देता है, मतलब ब्लड प्रेशर यहाँ पे क्या करवाने में, मेंटेन करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, ये किसका पार्ट है, ये रास सिस्टम का पार्ट है, आपने पढ़ा होगा, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम का ये पार्ट होता है। ठीक है, ये क्या करता है, रेगुलेट बीपी एंड मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ठीक है, ये क्या करता है, बीपी को रेगुलेट करता है और क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को, इम्बैलेंस को भी ये मेंटेन करता है। ठीक है, मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इसके बाद में देखिए, ये हो गया हमारा एंजियोटेंसिन। इसके बाद में क्या है, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन को हम क्या कहते हैं साथ में, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, एल्डोस्टेरोन को क्या कहते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ये मेनली क्या काम करते हैं, सोडियम एंड वाटर को रीएब्जॉर्प्शन करवाने में काम आते हैं। ठीक है, सोडियम एंड वाटर के रीएब्जॉर्प्शन करवाने में काम आता है। ओके, तो मेनली किसके लिए काम आता है, ये सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन के, नॉट वाटर, बट सोडियम के साथ में हमेशा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए सोडियम एंड वाटर को दोनों को रीएब्जॉर्ब करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बनता है, प्रोड्यूस बाय, एल्डोस्टेरोन कहां से बनता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या बनता है, एल्डोस्टेरोन। ठीक है, इससे और क्या क्या बनता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकॉर्टिकोइड एंड सेक्स हार्मोन्स है, वो किससे बनते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। और एड्रिनल मेडुला से क्या बनता है, नोर एपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन किससे बनते हैं, एड्रिनल मेडुला से। और एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या बनता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकॉर्टिकोइड एंड सेक्स हार्मोन। ग्लूकोकोर्टिकोइड में क्या होता है, कोर्टिसोल्स, जो हमारे शुगर लेवल को बढ़ाते हैं। मिनरलोकॉर्टिकोइड तो एल्डोस्टेरोन होता ही है। सेक्स हार्मोन, एस्ट्रोजन, जो टेस्टोस्टेरोन वगैरह है, इनको प्रोडक्शन में हेल्प करता है। सेक्स हार्मोन तो यही होते हैं, तो इनके प्रोडक्शन में फिर ये जाके अपनी टारगेट ऑर्गन्स के ऊपर जाके वर्क करते हैं। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसे टीएसएस का स्टिमुलेशन करती है, फिर जाके थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है, तो ऐसी सेक्स हार्मोन वगैरह यहाँ से इनको स्टिमुलेशन मिलता है। इसके बाद में क्या है, आर्ट्रियल नेट्रियोटिक पेप्टाइड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से बनता है, सीक्रेटेड बाय कार्डियक मसल्स। ठीक है, कार्डियक मसल से क्या होता है, सीक्रेट होता है, और इसका वर्क क्या है, रिलीज सोडियम फ्रॉम बॉडी। ठीक है, तो अभी देखिए एक कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए बनाता हूं। क्या कॉन्सेप्ट है, एडीएच एंड एल्डोस्टेरोन एएनपी। ठीक है, जब एएनपी का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, सोडियम का लेवल डिक्रीज होगा, और जब इन दोनों का लेवल बढ़ेगा तो क्या करेंगे, सोडियम के लेवल को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो आपके ध्यान में रखने के लिए है, आप याद कर सकते हो, क्योंकि ये बाकी क्या कर रहा है, सोडियम का एक्सक्रीशन करवाता है एएनपी, और ये एल्डोस्टेरोन एडीएस में क्या होता है, सोडियम का भी रिटेंशन देखने को मिलता है बॉडी के अंदर। एल्डोस्टेरोन में तो बेसिकली मेनली रिटेंशन मिलता ही है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्ड टू प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। नीचे दिए गए ऑप्शंस है वो एक ट्रू है, इसके लिए प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, जो प्रेगनेंसी के अंदर जो हाइपरटेंशन हो रहा है प्रेगनेंसी की वजह से, उसके लिए। इट इज ऑल्सो कोल्ड गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, ये एक गेस्टेशनल हाइपरटेंशन भी कहते हैं। देयर इज राइज्ड बीपी बिफोर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन, यहाँ पे बीपी का बढ़ना 20 वीक के पहले गेस्टेशन में, वो पीआईएच का मतलब है। या फिर विजुअल डिस्टर्बेंस आर ऑलवेज प्रेजेंट, या फिर प्रोटीनूरिया इज यूजुअली प्रेजेंट। तो कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट है हमारे गेस्ट प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के लिए। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन को हम क्या, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन भी कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, एमसीक्यू क्या बनता है इससे, एमसीक्यू बनेगा क्या बनेगा, हाई बीपी आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, तभी हम क्या बोलेंगे इसको, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। इसके बाद में देखिए, अगर यहाँ पे
रिजोल्व कब होती है ये चीज, ठीक है। अगर हाई प्रेगनेंसी की वजह से ये हो रही है तो मतलब कब होगी, सबसे पहले तो आफ्टर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन। और अब ये रिजोल्व कब हो जाएगी, आफ्टर रिजोल्व आफ्टर डिलीवरी। आफ्टर डिलीवरी के बाद में ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगी, हाइपरटेंशन की कंडीशन यहाँ पे रिजोल्व हो जाएगी, ट्रीट हो जाएगी। बट अगर ये कंडीशन कब देखने को मिले, देयर इज राइज बीपी बिफोर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन, अगर 20 वीक के पहले भी ये प्रेजेंट है तो क्या इसका क्या मतलब हो सकता है, क्रोनिक हाइपरटेंशन हो उस फीमेल को, पहले से ही क्या हो, उसको क्रोनिकली हाइपरटेंशन चल रहा हो, तो ये क्या है बिफोर 20 वीक के पहले भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर गेस्टेशनल हाइपरटेंशन को टाइम पे ट्रीट नहीं किया, या फिर ये इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, प्री एक्लेम्सिया एंड एक्लेम्सिया, ये दोनों चीजें जो है वो किसकी कॉम्प्लिकेशन में आ जाएगी, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन की, तो क्या पीआईएच की कॉम्प्लिकेशन के अंदर। अब नीचे देखिए ऑप्शंस देखिए, विजुअल डिस्टर्बेंस ऑलवेज प्रेजेंट, ये किस में प्रेजेंट होता है, प्री एक्लेम्सिया में। प्रोटीनूरिया ऑलवेज प्रेजेंट किस में होता है, एक्लेम्सिया के अंदर। प्री एक्लेम्सिया के अंदर प्रोटीनूरिया भी होता है। इन दोनों चीजों के अंदर, इन दोनों के अंदर ही क्या होता है, विजुअल एक्सचेंज होता है, डिस्टर्बेंस होता है, साथ साथ में प्रोटीनूरिया होता है, साथ साथ में क्या होता है, और क्या होता है, एडिमा, ठीक है। बट एक्लेम्सिया के अंदर ऐसा क्या होता है कि इसको अलग से नाम दिया गया, एक्लेम्सिया बताया गया, तो इसके अंदर क्या होता है, कन्वर्जेंस साथ में आते हैं, इन तीनों चीजों के साथ में कन्वर्जेंस भी ऐड होता है, ठीक है। तो ये दोनों जो कंडीशन है, प्री एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया, ये पढ़ा रखा है मैंने प्रीवियस एमसीक्यू क्लासेस के अंदर एसजीपीजीआई की, ठीक है, और आरएमएल की क्लासेस के अंदर मैंने ये पढ़ाया है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। नेक्स्ट एमसीक्यू, अकॉर्डिंग टू मास्लोज हिरार्ची नीड टू बी वेल थॉट ऑफ बाय ऑन सेल्फ, इसके अंदर क्या गया, अकॉर्डिंग टू मास्लो हिरार्ची नीड, मास्लो हिरार्ची ने जो मॉडल दिया था उसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, किसी पर्सन में टू बी वेल थॉट ऑफ बाय ऑन सेल्फ, वो खुद के बारे में अच्छा थॉट कर रहा है, ठीक है, खुद के बारे में वो अच्छा बता रहा है कि हाँ मैं अभी खुद पे प्राउड फील कर रहा हूँ, अभी मैंने कुछ अच्छा कमा लिया है जीवन में। तो अगर उसको पर्सन को ऐसे वाले थॉट आ रहे हैं, एज वेल एज बाय अदर्स कम अंडर, ठीक है, तो ये कौन सा नीड है उसका, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा गया, नीड के बारे में पूछा गया, ऐसी नीड जिसके अंदर उसको ये फील हो कि हाँ अभी उसके साथ में अच्छा हो रहा है, वो खुद पे प्राइड फील कर रहा है, ठीक है। ऑन सेल्फ मतलब खुद के बारे में, तो ये कौन सी नीड है, सेल्फ अवेयरनेस नीड है ये, या फिर फिजियोलॉजिकल नीड है, या फिर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी की नीड है, या फिर सेल्फ एस्टीम नीड है। तो देखिए इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये कौन सी नीड है, सेल्फ स्टीम नीड है। सेल्फ स्टीम नीड का क्या मतलब होता है, पर्सन फील गुड अबाउट ऑन सेल्फ, खुद के बारे में वो अच्छा महसूस करता है। टू फील प्राइड, खुद के बारे में वो प्राइड फील करता है यहाँ पे। और यहाँ पे अपन एक वर्ड में अपन इस बात को समझना चाहे तो समझ सकते हैं, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, उसने कुछ जीवन में कुछ पाया है तो उसके बारे में वो सेंस कर रहा है, ठीक है। ऑन सेल्फ, यहाँ पे वर्ड को आप ध्यान में रखिए, क्या पूछा गया, ऑन सेल्फ, तो उसके बारे में यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी, मतलब ये क्या है, उसकी सेल्फ एस्टीम है। इसके हमें देख लिया, अभी अपन बात कर लेते हैं मास्लो हायरार्की का मॉडल होता कैसे है। सबसे नीचे कौन सा नीड आता है, फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स के बाद में इसके ऊपर कौन सा आता है, सेफ्टी। सेफ्टी के बाद में कौन सा नीड आता है, लव एंड बिलोंगिंग। इसके बाद में कौन सा नीड आता है, सेल्फ एस्टीम। इसके ऊपर सबसे लास्ट में ऊपर कौन सा आता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इस प्रकार का हमारा एक मॉडल बन के तैयार हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, मास्लोज हिरार्ची मॉडल, ठीक है। हिरार्ची है एक क्रम के अंदर ये मॉडल बताया, इसलिए एक प्रकार क्या है, हिरार्की मॉडल है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर ये क्या है, हाईएस्ट लेवल, ये क्या है, लोवेस्ट लेवल, ठीक है। एमसीक्यू क्या बनता है, एमसीक्यू इसी से बनता है, मास्लो हिरार्ची का हाईएस्ट लेवल कौन सा है, मास्लो हिरार्ची का लोवेस्ट लेवल कौन सा है, ये तो हो गया लेवल पे एमसीक्यू। इसके बाद में देखिए लीस्ट प्रायोरिटी एंड हाईएस्ट प्रायोरिटी,
ठीक है। अब एमसीक्यू का क्या बनेगा, मास अकॉर्डिंग टू मास्लो हायरार्की मॉडल लीस्ट प्रायोरिटी कौन सा है, जो कौन सा है हाईएस्ट लेवल का है वही कौन सा है लीस्ट प्रायोरिटी है, और जो लोवेस्ट लेवल का है वही कौन सा है हाईएस्ट लेवल का। क्योंकि फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर क्या आते हैं, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। मतलब क्या आ गया इसके अंदर, फूड, फूड के बाद में अपना जैसे एयर, वाटर, ये क्या है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स है, तो ये सबसे ज्यादा हाई रहेगी, ठीक है। इसलिए इसको क्या है सबसे नीचे रखा गया है। सबसे नीचे वाला कॉलम याद कर लेना कि सबसे ज्यादा बड़ा होता है, बड़ा होता है मीन्स हाईएस्ट यहाँ पे प्रायोरिटी उसी की है। उसके बाद में क्या है सेफ्टी, सेफ्टी में अपन क्या देखते हैं सिक्योरिटी, ठीक है, लाइफ की सिक्योरिटी देखते हैं अपन इसके अंदर, ठीक है। फिजियोलॉजिकल नीड के बाद में क्या सबसे सबसे ज्यादा जरूरी क्या है सेफ्टी। जब पर्सन के पास में फिजियोलॉजिकल नीड फुलफिल हो रही होगी और सिक्योरिटी भी होगी तो फिर वो क्या करेगा, मेरा भी परिवार बने, ठीक है। तो फिर वो अपने वो जो लवनेस है, वो उसके जो बिलोंगिंगनेस है, उसके जो रिश्तेदार है वो उनके बारे में सबके बारे में सोचता है। उसके बाद में परिवार बन गया, परिवार बनने के बाद में वो देखता है कि उसने जीवन भर में क्या कमाया, ठीक है, नहीं सॉरी, उसने खुद पे वो क्या फील करता है, ठीक है। सेल्फ स्टीम, सेल्फ स्टीम का अभी हमने पढ़ा था, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, उसने क्या अचीव किया लाइफ टाइम में। उसके बाद में लास्ट में वो क्या फील करता है कि मैंने जो जीवन में किया है क्या मैंने सब कुछ ऐसे अचीव कर लिया है, लाइक उसको अपना जो फुल पोटेंशियल असेस करता है कि मैंने जीवन में मेरा सारा कुछ लगा दिया है, क्या कुछ छूट गया पीछे, मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करता है खुद के बारे में, वो रियलाइजेशन करता है। वो किसमें आता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये होता है हमारा क्या, मास्लो हायरार्की मॉडल। इससे 4 एमसीक्यू बनते हैं, और ये आप ध्यान में रखना, साथ साथ में मास्लो हायरार्की का मॉडल भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद में कई बार इसको एक करेक्ट मैनर के अंदर भी पूछते हैं कि इसको सही से बना के बताइए, ठीक है। मास्लो हायरार्की का करेक्ट मॉडल क्या है, लोवेस्ट नीड टू हाईएस्ट नीड, या फिर प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, या फिर लेवल के अकॉर्डिंग, तो ये सब चीजें आती है। नेक्स्ट एमसीक्यू, द एडम्स एप्पल इज फॉर्म्ड बाय, एडम्स एप्पल जो है वो किसके द्वारा बना होता है। ऑप्शन ए क्रिकोइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज, एपिग्लोटिस, या फिर हायोइड बोन। इसके बारे में पूछा आपसे, एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल किससे बना होता है, थायराइड कार्टिलेज से, ठीक है। क्रिकोइड कार्टिलेज कहाँ होता है, सराउंडिंग टू द ट्रेकिया, ट्रेकिया के सराउंडिंग होता है, बट बिलो थायराइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज के नीचे, बट ट्रेकिया की सराउंडिंग कौन सा प्रेजेंट रहता है, क्रिकोइड कार्टिलेज। इसके बाद में देखिए एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस क्या है, एक कार्टिलेजिनस लीफ है, जो कहाँ प्रेजेंट रहती है, अपने नेक में भी, कहाँ पे, कवर लेरिंग्स, ठीक है। लेरिंग्स को हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स, ठीक है। तो लेरिंग्स पे ये कवर करती है, जब अपन फूड को स्वेलोविंग करते हैं, इंगल्फ करते हैं, तो यहाँ पे क्या लेरिंग्स को कवर करती है ये, ताकि जो फूड है वो जो लंग्स के अंदर ना चला जाए, प्रिवेंट करती है। तो ये किसका काम है, एपिग्लोटिस। इसके आगे क्या है, हायोइड बोन, इसकी शेप कैसी होती है, यू शेप की होती है, ठीक है। और ये एक मसल से कनेक्ट रहती है, ठीक है, मसल से कनेक्ट रहती है, कहाँ प्रेजेंट रहती है, एंटीरियर नेक में ये प्रेजेंट रहती है, बिलो कहाँ रहती है, बिलो मैंडिबल, मैंडिबल के नीचे प्रेजेंट रहती है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, द पॉजिटिव एजेंट फॉर द डिजीज स्क्रैपी बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ, तो स्क्रैपी डिजीज है वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती है, प्रियॉन्स, प्रोटोजोआन्स, वायरसेस, या फिर बैक्टीरिया। कौन सा आंसर करेक्ट होगा स्क्रैपी की डिजीज के बारे में। देखिए स्क्रैपी डिजीज कैसी डिजीज होती है, एक प्रकार की है न्यूरो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज के अंदर आता है क्या, स्क्रैपी। तो स्क्रैपी के अंदर क्या होता है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज होती है, बट किसकी होती है, गोट एंड शीप जो होती है, भेड़ें जो होती है, बकरियां जो होती है, उनके अंदर ये होती है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछा हुआ एमसीक्यू है, एम्स में भी पूछा हुआ एमसीक्यू है, और ईएसआईसी के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखिए कुछ एग्जामिनर जो होते हैं ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, ठीक है। तो अगर मैं भी पूछा हुआ एमसीक्यू है इसलिए इसको वापस डिस्कस करवा रहा हूँ, मैं भी आगे पूछा जाए, ठीक है। तो ये कौन से एजेंट, इसके अंदर कौन सा पॉजिटिव एजेंट होता है, इसके अंदर होता है ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट, प्रियंस, ठीक है। प्रियंस एक इन्फेक्शियस एजेंट है जो क्या रिस्पॉन्सिबल करता है, स्क्रैपी, ठीक है। स्क्रैपिंग ये जो शीप एंड गोट के अंदर क्या होता है, इसकी वजह से ईचिंग देखने को मिलती है, एक्सेसिव थ्रस्ट देखने को मिलती है इनमें, वीकनेस देखने को मिलती है इनमें, और लास्ट में ये कैसे हो जाते हैं, जो मवेशी कैसे हो जाते हैं, पैरालिसिस में,
ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रैपी डिजीज, या फिर इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, प्रियंस। इसके हमें देखिए प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ क्या होता है, सिंगल सेल के बने होते हैं, सिंगल सेल के बने होते हैं। ठीक है, ये प्रोटोजोआ क्या कोज करवाते हैं, मलेरिया। ठीक है, मलेरिया एक प्रोटोजोअल डिजीज है। उसके बाद में वायरसेस एंड बैक्टीरिया का तो आप सभी को पता ही है। तो बैक्टीरिया एंड वायरस दोनों अलग थिंग्स होते हैं। इनके लिए, बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक यूज में आती है, वायरस के लिए एंटी वायरल ड्रग्स काम में आती है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू, द एंटीरियर फोंटानेल क्लोज्ड बाय, एंटीरियर फोंटानेल है वो कब क्लोज होता है, बर्थ पे, 2 मंथ ऑफ एज पे, 2 महीने के बच्चे पे, या फिर 2 to 3 मंथ ईयर ऑफ एज पे, या फिर 9 to 18 मंथ ऑफ एज। ठीक है, एंटीरियर फोंटानेल कब क्लोज होता है, ये आपसे एमसीक्यू पूछा गया है। तो देखिए दो तरह के फेंटानिल एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले कौन सा आता है, एंटीरियर फोंटानेल एंड पोस्टीरियर फोंटानेल। ठीक है, एंटीरियर फोंटानेल एंड पोस्टीरियर फोंटानेल। सबसे पहला एमसीक्यू क्या बनता है इससे, इसको ऑल्सो नोन एज ब्रेगमा, इसको हम क्या बोलते हैं, लैम्डा। ठीक है, अब इसकी शेप से एमसीक्यू बनता है, शेप कैसी होती है, तो ये शेप होती है डायमंड शेप। इसका कैसा शेप होता है, ट्राइंगुलर शेप। इसके बाद में ये किस किस से मिलके बना होता है, तो इसमें क्या रहता है, 2 पैराइटल बोन एंड फ्रंटल बोन से बना होता है। ये किससे बना होता है, 2 पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल बोन से मिलके बना होता है क्या, हमारा पोस्टीरियर फोंटानेल। अब देखिए एंटीरियर फोंटानेल क्लोज कब होता है, ये होता है 9 to 18 मंथ पे क्लोज होता है। आंसर क्या हो गया, 9 to 18 मंथ पे। ठीक है, और पोस्टीरियर फोंटानेल कब क्लोज होता है, 2 to 3 मंथ पे। ठीक है, बट मोस्ट कॉमन ये 2 मंथ पे जो है वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, इसके अगर ये पोस्टीरियर फोंटानेल के बारे में पूछे तो 2 to 3 मंथ पे क्लोज होता है, बट एक वर्ड में एक ऑप्शन दे आपसे को 2 करेक्ट करके आना है। तो ये हो गया हमारा क्या, एंटीरियर फोंटानेल एंड पोस्टीरियर फोंटानेल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया क्या, डायमंड शेप हो गई यहाँ पे, तो ये कौन सा हो गया, एंटीरियर साइड में है हेड के, तो ये हो गया एंटीरियर फोंटानेल। ठीक है, उसके बाद में ये क्या, पोस्टीरियर साइड में होता है। तो ठीक है, दोनों साइड में क्या है, पैराइटल बोन, अभी लास्ट में क्या है, ये ऑक्सीपिटल बोन। तो इनके दोनों के बीच के अंदर जो ट्रायंगुलर बन रहा है, ये कौन सा हो गया, लैम्डा। तो यहाँ पे भी क्या है, 2 पैराइटल बोन, और ये वाली बोन कौन सी आती है, फ्रंटल बोन। तो 2 पैराइटल, दोनों साइड की फ्रंटल बोन से मिलकर बना होता है क्या, हमारा एंटीरियर फोंटानेल, कौन सा, ब्रेगमा। ठीक है, बाकी के साइड में जो सूचर्स वगैरह तो होते ही हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, डीपोलराइजेशन इन ए नर्व एक्शन पोटेंशियल इज ड्यू टू। ठीक है, डीपोलराइजेशन हो रहा है किसी नर्व में, वो क्या हो रहा है, उसका एक्स क्या है, एक्शन पोटेंशियल है, वो किस लिए होता है, क्या होता है वो। ठीक है, ऑप्शन क्या है, डीपोलराइजेशन क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझना है, ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स, ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल्स, ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल्स, या फिर ओपनिंग ऑफ क्लोजिंग ऑफ सोडियम चैनल्स। तो डीपोलराइजेशन और एक होता है क्या, रीपोलराइजेशन। ठीक है, डीपोलराइजेशन में क्या होता है, ओपनिंग होती है, एंड रीपोलराइजेशन में क्या होता है, क्लोजिंग होती है। ठीक है, दोनों एक ही गेट की ओपनिंग होती है, एक ही इलेक्ट्रोलाइट की ओपनिंग होती है, कौन सी, ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स। जब ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स होता है, ये ओपनिंग कब होती है, -60 MV पे। ठीक है, -60 MV पे क्या होता है, एक थ्रेश होल्ड लगता है। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड की वजह से यहाँ पे क्या, इस प्रोसेस को अपन क्या देखते हैं, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन में क्या हो रहा है, ओपनिंग होना सोडियम चैनल्स, मतलब ये एक सेल है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चैनल बना हुआ है, और जब ये ओपन कब होता है, जब -60 वोल्ट का यहाँ पे जो है वो मिलीवोल्ट का जो लगता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आते हैं यहाँ पे, तो तब यह चैनल्स क्या होता है, ओपन हो जाता है। चैनल्स ओपन होने की वजह से यहाँ पे जो क्या पड़े हैं, सोडियम पड़े हैं, वो चले जाएंगे किसमें, न्यूरॉन सेल के अंदर। ठीक है, अब ये जब जो नॉर्मल कंडीशन होती है, इसके बाद में ये भी क्या डाउन आते हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन को अपन क्या बोलते हैं, क्लोजिंग ऑफ सोडियम चैनल्स। तो ये गेट क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो ये क्या है, एक प्रकार से एक न्यूरॉन के से दूसरे न्यूरॉन के बीच का पाथवे है, तो सिग्नल्स जो है वो इसी प्रकार जो एक से दूसरी तरफ जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, डीपोलराइजेशन। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, एन अफेक्टिव डिसऑर्डर अमंग द फॉलोइंग इज।
ठीक है, यहीं पे क्वेश्चन बन गया अफेक्टिव डिसऑर्डर कौन सी है। ऑप्शन क्या है, बाइपोलर डिसऑर्डर, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया या फिर फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर। कौन सी डिसऑर्डर को अफेक्ट डिसऑर्डर के अंदर रखा गया है, बाइपोलर, सोमेटोफॉर्म, स्किजोफ्रेनिया या फिर फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, तो अफेक्ट डिसऑर्डर को अपन क्या कहते हैं, मूड डिसऑर्डर ऑल्सो नोन एज अफेक्ट डिसऑर्डर। ठीक है, अफेक्ट क्या होता है अपना, हम किसी से अफेक्ट हो रहे हैं, मतलब हमारा मूड उससे डिस्टर्ब हो रहा है, तो अफेक्ट डिसऑर्डर कौन सी है, बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक है, अब देखिए मूड डिसऑर्डर कौन कौन सी होती है आपको पता ही होगा, मैनिया एंड डिप्रेशन। ठीक है, ऐसे पेशेंट जिनमें दोनों प्रॉब्लम दिखाई देती है, तो वो कौन सी प्रॉब्लम हो गई, बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है, मैनिया भी होता है, डिप्रेशन भी होता है। तो ये इस प्रकार के कुछ एपिसोड होते हैं जो बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे ऊपर हो गया, तो ये कौन सा हो गया, मैनिया, ये कौन सा हो गया, डिप्रेशन। वापस कुछ टाइम तक पर्सन ठीक रहता है, वापस यहाँ पे क्या, मैनिया, उसके बाद में डिप्रेशन में चला जाएगा। तो ये कौन सी स्टेज आती है, बाइपोलर डिसऑर्डर की। इसके बाद में क्या है, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है, इसके अंदर मल्टीपल सोमेटिक सिम्टम्स पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। सोमेटिक सिम्टम्स क्या होते हैं, ऐसे सिम्टम उसमें अपीयर होना जो कोई फिजिकल एविडेंस नहीं रखते हैं, फिजिकल एविडेंस नॉट प्रेजेंट। प्रेजेंट क्या होता है इसमें, जो मतलब ऐसे पेशेंट जो साइकोलॉजिकली ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे यहाँ ऐसे हो रहा है, यहाँ ऐसे हो रहा है, यहाँ ऐसे हो रहा है, मतलब उसको क्या हो रहा है, सोमेटिक सिम्टम बोलते हैं अपन। बट उन सिम्टम्स का कोई फिजिकल एविडेंस वहां पे नहीं प्रेजेंट रहता है, इन एब्सेंस ऑफ फिजिकल डिसऑर्डर। वहां पे कोई फिजिकल डिसऑर्डर नॉट प्रेजेंट। ठीक है, उसको कोई फिजिकल डिसऑर्डर प्रेजेंट नहीं है, फिर भी वो क्या कर रहा है, उसको सिम्टम्स आते हैं। तो ये कौन सा डिसऑर्डर हो गया, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। इसके बाद में क्या बताया गया, सिजोफ्रेनिया। तो सिजोफ्रेनिया किस प्रकार का डिसऑर्डर है, इसके अंदर क्या अफेक्ट होता है, अफेक्ट थॉट अफेक्ट होता है, फीलिंग्स अफेक्ट होता है, बिहेवियर अफेक्ट होता है, पर्सन को हेलुसिनेशन, डिल्यूशन, ये सारी। लाइक सिजोफ्रेनिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज फॉर द एमसीक्यूज। ठीक है, सिजोफ्रेनिया मैंने पूरा करवा रखा है। ठीक है, आफ्टर एसजीपीजी मैं अगेन सिजोफ्रेनिया से एक एमसीक्यू बनाऊंगा जो एक सिजोफ्रेनिया से रिलेटेड होगा, उसके अंदर अपन कंप्लीट सिजोफ्रेनिया पढ़ लेंगे। अगर किसी को सिजोफ्रेनिया पढ़ना है तो मेरे प्रीवियस क्लासेस के अंदर मैंने सिजोफ्रेनिया पूरा पढ़ा रखा है, कौन से यूगन ब्लूलर के कौन से 4 साइन होते हैं, कौन से साइन पॉजिटिव साइन होंगे, कौन से साइन नेगेटिव साइंस होंगे, और इनको पॉजिटिव कहा तो क्यों कहा, नेगेटिव कहा तो क्यों कहा, ये सब कुछ। और इसकी ड्रग ऑफ चॉइस के अंदर हेलोपेरिडोल के बाद में एटिपिकल के बाद में टिपिकल, टिपिकल के बाद में कौन कौन से साइड इफेक्ट आते हैं, कौन सी से वेट गेन होता है, ओलेंजापाइन, कौन सी एग्रेनुलोसाइटोसिस करवाती है, ये सारी ड्रग पढ़ा के मैंने न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम भी, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स भी पढ़ाए हैं, उसको कैसे ट्रीट करते हैं, वो सब चीज। मतलब सिजोफ्रेनिया मैंने कंप्लीट प्रीवियस में पढ़ा रखा है। ठीक है, तो अभी आगे मैं नहीं पढ़ाऊंगा, जब आफ्टर एसजीपीजीआई पीजीआई के अंदर सिजोफ्रेनिया पढ़ाऊंगा, क्योंकि पीजीआई में साइकेट्रिक का एमसीक्यूज पूछा जाता है। तो नेक्स्ट है फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर। इसके अंदर क्या होता है, फोबिया और एंजाइटी इन दोनों की कंबाइंड में जो डिसऑर्डर है उसको हम क्या बोलते हैं, फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो गया, अफेक्ट डिसऑर्डर कौन सी है इसके अंदर, तो कौन सी है, बाइपोलर डिसऑर्डर एक प्रकार की अफेक्ट डिसऑर्डर होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू, द डॉक्यूमेंट दैट गिव नर्स टू अथॉरिटी टू कैरी आउट स्पेसिफिक एक्शन। एक इस प्रकार का डॉक्यूमेंट जो क्या नर्स को अथॉरिटी देता है कि आप जो है वो स्पेसिफिक एक्शन ले सकते हैं अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। आप कुछ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, कुछ सीमित दायरों में रह के आप क्या कर सकते हो, स्पेसिफिक एक्शन ले सकते हो। ठीक है, पेशेंट के लिए व्हेन ए फिजिशियन इज नॉट इमीडिएटली अवेलेबल, जब फिजिशियन एक इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है तो आप कुछ स्पेसिफिक एक्शन ले सकते हो, इज कॉल्ड। इस प्रकार के जो अथॉरिटी को, ठीक है, इस प्रकार के डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट मैप, स्टैंडिंग ऑर्डर्स, प्रिस्क्रिप्शन या फिर डिस्चार्ज समरी। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, क्या रहेगा, स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर मतलब इमीडिएट, और जो स्पेसिफिक एक्शन इसके अंदर अपन काम में लेते हैं
तो ये ऑर्डर्स बनाए हुए किसके रहते हैं? ये ऑर्डर्स एक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के ही बनाए हुए रहते हैं, जो कि कब काम में आते हैं? जब फिजिशियन अवेलेबल नहीं होता और हमें कुछ रिक्वायरमेंट होती है, पेशेंट की लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो, उसके अंदर हमें कुछ उसको लाइफ बचाने के लिए कुछ करना होता है, उसके लिए स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनाए हुए रहते हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए। इसके हमें कॉन्सेप्ट मैप एक से दूसरे जो कॉन्सेप्चुअल डाटा है उनके अंदर जो कोरिलेशन करने के लिए मैप बनाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्ट मैप, ताकि एक दूसरे से कॉन्सेप्ट से लिंक हो सके। इसके में प्रिस्क्रिप्शन आप सभी को पता ही है, जो मेडिकल जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं। दूसरा क्या होता है? डिस्चार्ज समरी। डिस्चार्ज समरी क्या है? एक प्रकार का क्या है? डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट भी कौन सा प्रकार का? कम्युनिकेटिंग डॉक्यूमेंट है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के, मतलब एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल के अंदर आप जाते हो आफ्टर डिस्चार्ज, तो उस हॉस्पिटल के बीच में और प्रीवियस हॉस्पिटल के बीच में क्या है? कम्युनिकेशन का एक लिंक है, वो क्या है? डिस्चार्ज समरी। कि उसके अंदर डिस्चार्ज समरी में क्या होता है? पेशेंट को क्या प्रॉब्लम थी, कब पेशेंट आया था, किस प्रकार से पेशेंट का ट्रीटमेंट किया था, कौन कौन से डायग्नोसिस किए थे, कब पेशेंट गया था, पेशेंट डिस्चार्ज के ऊपर हमने उसको क्या क्या एडवाइस की थी, क्या मेडिकेशन हमने उसको डिस्चार्ज के टाइम पे दी थी। तो ये सारी चीजें जो है वो किसमें आती है? डिस्चार्ज समरी के अंदर हमें देखने को मिलती है। ओके, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। इसी के साथ आज की अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। डाउट्स अगर हो आपके क्लास से रिगार्डिंग तो आप जरूर कमेंट